अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो टुडे वी आर अबाउट टू स्टार्ट ऑफ विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। अच्छा, अब हम लोग ने वेव की सारी डिस्कशन कर ली, उनके मोशन ऑफ पार्टिकल्स किस तरह, इन फेज क्या होता है, वेव फ्रंट्स क्या होती हैं, सारी चीज़ें समझनी इसलिए ज़रूरी होती ताकि वी कैन लीड अप टू आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। अब वेव आखिर करता क्या है, वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वेव रिफ्लेक्ट कर सकता है, वेव रिफ्रैक्ट कर सकता है, वेव डाइफ्रैक्ट कर सकते हैं और वेव सुपरपोज कर सकते हैं। अब हमारे सिलेबस के अंदर हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। सुपरपोज जो होता है वो हमारे सिलेबस से नहीं है, नॉट इन सिलेबस। तो हम लोग ने सिर्फ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन को पढ़ना है। अगर तो फर्स्ट उसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ना भी समझ आए तो इट इज कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज हम लोग लाइट के साथ विथ रेफरेंस विथ लेंसेज एंड एवरीथिंग हम फिर से इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी एक बेसिक जस्ट ऑफ आइडियाज़ होती हैं और हमारे सिलेबस में लिखा होता है कि आप वेव्स के साथ भी पढ़ाएं और लाइट के साथ भी पढ़ाएं। ठीक है, अभी इसलिए बता रहे हैं ताकि लाइट के लिए, लाइट में आसानी हो, वी कैन मूव क्विकली। सो रिफ्लेक्शन क्या होती है, सबसे स्टार्ट करने लगे हैं पहले रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है द बाउंस बैक ऑफ वेव्स, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स। अब बेसिक होता क्या है, देखें, एक सरफेस होती है, किसी तरह की भी सरफेस होती है, उसके अंदर सबसे पहले एक इंसिडेंट वेव आती है। एक इंसिडेंट वेव आती है, वो सरफेस को हिट करती है और वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, वो बाउंस बैक हो जाती है। अब इस जब बाउंस बैक होती है, बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, उसके अंदर इंसिडेंट रेज होते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट्स होते हैं, नॉर्मल होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि शुरू में बड़ा कंफ्यूज करता है, हम आराम से लेके जाएंगे। एक दफा ये वाला क्या कहते हैं, एक दफा ये वाला फिगर भी देख लें कि हो क्या रहा है। ये एक वेव आ रही है, ये एक वेव आ रही है, ठीक है, इसने हिट किया और ये रिफ्लेक्ट हो गई है। नॉर्मल क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, हम लोग पढ़ेंगे। अगली चीज है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इन रिपल टैंक। ठीक है, रिपल टैंक के अंदर एक हम लोग दिखाते हैं, अगेन ये मेरी एक बुरी सी ड्राइंग देख लें कि वेव फ्रंट्स हैं, ये हमारे पास वेव डायरेक्शन है, ठीक है, इसने गई सरफेस से हिट की, नॉर्मल बनाई और रिफ्लेक्ट होगी। तो बेसिकली होता क्या है कि आप देख सकते हैं इधर कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आती हैं, ये नॉर्मल बना हुआ और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये जितनी है ना वेव फ्रंट्स, ये देखें, ये जो है ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली इधर ना होता है, इधर ये वाला काम हो रहा होता है। जब हमारी सरफेस चेंज होती है तो वो इस तरह की शो करानी होती है, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है। अब रिफ्लेक्ट एक दफा हो जाए तो क्या होता है, ये अभी ये वाली जो बातें ना सारी समझ आएंगी। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? वो एंगल जिसमें हमारी इंसिडेंट वेव फ्रंट हिट करती है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? वो एंगल जिसमें हमारी, कितने एंगल पे हमारी रिफ्लेक्शन जो होती है, जितने एंगल पे हमारी रिफ्लेक्शन होती है वो क्या होती है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होती है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब एक दफा बॉडी रिफ्लेक्ट हो जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम रहती है। वो क्यों सेम रहती है? क्योंकि मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी रिपल टैंक के नाम से, उसके अंदर मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो होता है इट रिमेन्स सेम एज इट डिपेंड्स ऑन सोर्स ओनली। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं हो सकती जब तक सोर्स चेंज ना हो, एंड देन स्पीड जो है वो हमारी सेम रहती है। क्यों सेम रहती है? क्योंकि जिस फैक्टर्स पे वो डिपेंडेंट होती है वो सेम रहते हैं, और वो फैक्टर्स भी उसी रिपल टैंक वाली वीडियो के अंदर है, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड आखिरी चीज है वेवलेंथ सेम होती है, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी और स्पीड पे डिपेंड करती है। जब दोनों चीजें अनचेंज्ड हैं तो वेवलेंथ भी अनचेंज रहती है। अब हमारे पास स्टेप्स क्या होते हैं रिफ्लेक्शन डायग्राम के? अभी तक हमें रिफ्लेक्शन समझ आ गई जी, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव है, उसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जो हमेशा इक्वल होता है एक दूसरे के। इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये अभी समझ ना भी आए तो अभी बात करने लगे हैं कि एग्जाम में हम किस तरह आ सकते हैं, स्टेप्स क्या है हमें ड्रॉ रिफ्लेक्शन डायग्राम की। अब सबसे पहली बात यह है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है सरफेस एंड इंसिडेंट रे विल बी गिवन, अक्सर सरफेस एंड इंसिडेंट हमेशा गिवन होती है। आपने क्या करना होता है? सबसे पहला काम क्या करना होता है? वी हैव टू ड्रॉ द इंसिडेंट डायरेक्शन। फिर हमने नॉर्मल ड्रॉ करनी होती है। नॉर्मल क्या होती है? लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब कि अगर हमारे पास ये सरफेस है तो उसके ऊपर ये नॉर्मल बनेगा, अगर ये सरफेस है तो ये नॉर्मल बनेगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ हमारी सरफेस ये है, ये हमारे पास सरफेस आ गई, तो हमारा नॉर्मल ये बनेगा, ये हमारे पास नॉर्मल बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज द
90 डिग्री एंगल, इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस। तीसरा काम क्या करना होता है, वी हैव टू ड्रॉ द रिफ्लेक्शन डायरेक्शन एंड वी हैव टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। ठीक है, अब देखें, ये एक तो मेरी बुरी सी ड्राइंग देख लें और फिर आप अच्छी वाली देख लें। हो क्या रहा है, हम लोगों ने एक सरफेस बनाई हुई है, एक सरफेस है, उसके अंदर इंसिडेंट, अब हमें सरफेस दी हुई है, इंसिडेंट दी हुई एग्जामिनर ने, ये ओरिजिनल वेव दी हुई एग्जामिनर ने, और ये बैरियर जो सरफेस है वो दी हुई है। हमने सबसे पहले काम क्या करना है कि हमने इंसिडेंट की डायरेक्शन बतानी है। हमने कहा है एरो बनाना, हमने कहा चाहिए इंसिडेंट की डायरेक्शन इस तरफ हो रही है, ये हम लोग ने बना दिया पहला काम। फिर हमने क्या करनी है, हमने नॉर्मल बनानी है। हमने नॉर्मल ये 90 डिग्री के एंगल पर रख के ये नॉर्मल बना देंगे। ठीक है, ये हम लोग ने 90 डिग्री के एंगल रखा और ये नॉर्मल बना लिया। ठीक है, नॉर्मल बना लिया, उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन डायरेक्शन बनानी है। रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन हम लोग ने, अच्छा ये याद रखना होता है, रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन हमेशा इक्वल बनानी होती है, मतलब जितनी लेंथ और जितनी उससे वो ये उतनी उससे रिफ्लेक्टेड डायग्राम भी बनेगी। ठीक है, हम लोग ने फिर ये रिफ्लेक्टेड बनाई, उसके बाद रिफ्लेक्टेड की डायरेक्शन भी बना दी कि जी इस डायरेक्शन में हो रही है, और फिर हम लोग ने रिफ्लेक्टेड के वेव फ्रंट्स बनाने। अब ये याद रखना कि जितने डिस्टेंस और जितने गैप से वेव फ्रंट्स बनाए हैं, जितने डिस्टेंस और जितने गैप से वेव फ्रंट्स बनाए हैं, उतने ही डिस्टेंस और उतने ही गैप से अगले भी बनाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिफ्लेक्टेड है तो जाहिर बात है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके फिर उस लिहाज से बनाना। एंड प्लीज मेक श्योर, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, मेक श्योर जितने चार बनाए हैं तो चार ही रखना, और उनका डिस्टेंस भी सेम रखना, उनका डिस्टेंस भी सेम रखना। ये एक और है जिसके अंदर वेव फ्रंट्स बने हुए, ये देख लें कि जी ये हमारे पास बैरियर है, ये रिफ्लेक्टेड साउंड है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये इंसिडेंट आ रही है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है, देख सकते हैं वेव फ्रंट्स भी सेम है, उनका डिस्टेंस भी सेम है, ये सारी चीजें सेम, और ये परपेंडिकुलर नॉर्मल भी बनी हुई है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इंसिडेंट डायरेक्शन, फिर ड्रॉ द नॉर्मल, ड्रॉ रिफ्लेक्शन डायग्राम एंड ड्रॉ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये चीजें जो होती हैं ये फिजिकल क्लास में आप ज्यादा अच्छा सीख सकते हो। इसके अंदर मैं बहुत लिमिटेड तरीके से ही इसको समझा सकता हूँ, इसको अंडरस्टैंड करा सकता हूँ। अगली चीज, रिफ्लेक्शन ऑफ सर्कुलर वेव्स किस तरह होती है। अच्छा अब मेरी बात सुने, पहले पहले ये जो मैं इधर बनाने वाला हूँ गंदी सी डायग्राम, उसको पहले समझ लें, ताकि क्योंकि ये तो फाइनल इमेज है ना, इसमें पहले स्टेप समझ लें कि हो क्या रहा होता है। देखिए होता क्या है कुछ इस तरह, हम देखें ये हमारे पास सरफेस आ गई, ठीक है, और सरफेस के ऊपर हमने कहा कि ये जो चीज़ है ना सेंटर, ये हमारे पास सोर्स आ गया। अब होगा क्या, हम लोगों ने जी सोर्स आ गया, हम लोग क्या करेंगे, सोर्स से हम लोग शुरू करेंगे जी ये इस तरह, फिर हम बनाएंगे इस तरह, फिर हम लोग बनाएंगे इस तरह, मतलब अभी तक ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, ठीक जाएगा। अब होगा क्या, एक पॉइंट आएगा जब हमारी जो वेव होगी वो बड़ी बन जाएगी, वो इधर आएगी, राइट। अब इधर तो सरफेस आ गई है, तो वो करेगा क्या, इधर तो हमारे पास सरफेस आ गई है, तब वो करेगा क्या, वो अंदर की तरफ आ जाएगा। अब ये जो है ना, ये जो है यहाँ तक हम लोग ने आनी चाहिए थी, अब ये देखो होगा क्या, यहाँ तक आएगी, राइट, उसके बाद यहाँ तक आनी चाहिए थी, ओरिजिनली यहाँ पे इस तरह फोल्ड होनी चाहिए। अब ये क्या होगी, ये फोल्ड हो जाएगी, ये फोल्ड हो जाएगी और ये इस तरह की अंदर की तरफ आ जाएगी। सिमिलरली ये दूसरी आ गई, ये आनी बाहर चाहिए थी लेकिन ये अंदर की तरफ आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इधर ये पर्पल में सरफेस है, ठीक है, सरफेस को तो क्रॉस नहीं कर सकती, तो ये अंदर की तरफ आ जाएगी। तो ये बेसिकली जो ये डायग्राम है ना, ये बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सोर्स है, ठीक है, सोर्स से आ रही, अब ये बैरियर आ गया, राइट। अब देखें, अब ये बैरियर आ गया, हम लोगों ने क्या करनी थी, ये जो रेड वाली है ना, इसको बेसिकली ओरिजिनली इधर आना चाहिए था, इनको इधर आना चाहिए था, लेकिन ये इधर आ नहीं सकती क्योंकि सरफेस है, बैरियर है, तो ये क्या करेगा, ये अंदर की तरफ ये इस तरह बन जाएंगे, ठीक है, इस तरह बन जाएंगी। सिमिलरली अगर हमारे पास सरफेस इस तरह है, इस तरह वर्टिकल है, तो उसके अंदर क्या होगा कि देखिए यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है, आगे आगे नहीं जा सकती, तो ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएंगी, ठीक है। सो इसकी ऑब्जर्वेशन देख लें आप लोग, सारे फिगर्स को आराम से एक दफा देख लें, ऊपर भी जाके सारे फिगर्स को देख लें, क्योंकि अब एट दिस केस मैं आपको फिगर्स ही समझा सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी देखें जिसने ड्रॉ करने की कोशिश की है, तो ये किस तरह का बना आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव। एक दफा जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, स्पीड सेम रहती है, वेवलेंथ सेम रहती है। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ओके, अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या होती है, वो बेंडिंग ऑफ वेव्स होती है ड्यू टू चेंज इन स्पीड, ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड। जब वेव हमारी बेंड हो जाती है, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। हमारे पास अक्सर जो है मोस्टली केस में हम लोग वाटर को डिस्कस करते हैं, हम वाटर को एज अ सोर्स लेते हैं अपने वेव्स का और उसमें डिस्कस करते हैं। देखिए समझने की बात क्या है कि जब जब हमारी फास्ट से स्लो होती है, जब हमारी फास्ट से स्लो मीडियम है, मतलब एक फास्ट मीडियम है, फास्ट स्पीड वाला मीडियम है, उससे हम लोग स्लो स्पीड मीडियम पे आएंगे, तो हमारा जो
वेव है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड जब हम लोग स्लो से फास्ट में आ रहे होंगे सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। पहले ये बात समझ लें दैट व्हेन स्पीड ऑफ वेव डिक्रीजेस इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। इन केस ऑफ वाटर वेव्स विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल व्हेन कमिंग फ्रॉम डीप फास्ट रीजन टू शैलो स्लो रीजन, and when speed of wave increases it bends away from normal. In case of water waves will bend away from normal when coming from shallow slow region to deep fast region। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये समझ आ गई, आगे सारा रिफ्लेक्शन आसान है। इधर ये फिगर देख लें अच्छी वाली कि हो क्या रहा है इसके अंदर। देखें कि ये हमारे पास ये वाटर आ गया, ठीक है। अब बेसिकली चेंज इन मीडियम हो रहा है। अब चेंज इन मीडियम हो रहा है तो इसने क्या किया, इसने रिफ्रैक्ट कर गया। ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। सिमिलरली ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है इस केस के अंदर, इस केस के अंदर ये नॉर्मल की तरफ जा रहा है, ये नॉर्मल के अवे जा रहा है, ठीक है। अब देखें जब मैंने कहा डीप से शैलो वाटर में आ रहा है, देखें जब डीप से शैलो वाटर में आ रहा है तो क्या हो रहा है, डीप से शैलो वाटर में आ रहा है तो क्या हो रहा है, इसकी स्पीड कम हो रही है। अब आगे और चीजें भी कम हो रही हैं, वो क्या हो रही हैं, आई जस्ट लेट यू नो इन अ मिनट। पहले इन फिगर्स को छोड़ लें, ये बात याद रखें कि जब आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक दफा रिफ्रैक्ट हो गया तो क्या होगा। पहली बात फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन सोर्स ओनली। लेकिन स्पीड चेंज होती है। स्पीड चेंज क्यों होती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन होती ही है, change in speed refraction occurs due to change in speed, due to difference in speed, that is why speed changes after refraction। and जब speed change होती है तो wavelength automatically change होती है, directly proportional relation है। अब ये वाला फिगर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। डीप से डीप क्या था, फास्ट था। डीप क्या था, हमारा फास्ट रीजन था। शैलो क्या था, स्लो रीजन था। अब होगा क्या, पहली बात दो फर्क आएंगे, सबसे पहली बात दो फर्क आएंगे। सबसे पहली बात इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अगली बात वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं, अब आप ये देखें इसके दरमियान, ये देखें इसकी वेवलेंथ कितनी है और इसकी वेवलेंथ कितनी है, आप खुद देख लें, आपको पता चल जाएगा वेवलेंथ में फर्क आ रहा है। सबसे पहली बात वेवलेंथ में फर्क आएगा। जब फास्ट से स्लो में जाएंगे, जब फास्ट से स्लो में जाएंगे तो हमारी वेवलेंथ कम हो जाएंगी, वेव फ्रंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, वेव फ्रंट करीब करीब हो जाएंगे। देखिए ये फास्ट था, ये फास्ट था, वेव फ्रंट्स अलग अलग है, राइट। जैसे ये फास्ट था, जैसे ही स्लो होगा तो ये वेव फ्रंट्स जो है करीब करीब आ जाएंगे, ये वेव फ्रंट्स करीब करीब आ जाएंगे। जितना ये वेवलेंथ बन रही थी अब ये इतनी वेवलेंथ बन रही है, ठीक है। सो फास्ट से स्लो में जब जाएगा, फास्ट से स्लो में जब जाएगा तो इस तरह होगा, जब स्लो से फास्ट जाएगा तो उल्टा होगा। स्लो में क्या होंगे, वेव फ्रंट जो है करीब करीब होंगे स्लो में। जब फास्ट में जाएंगे तो वेव फ्रंट्स दूर दूर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, उनकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझने की जरूरत है कि जब फास्ट से स्लो में आते हैं, अच्छा ये वाली जो बात है ना, फास्ट से स्लो, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये चीजें कब काम आती हैं, जब बनानी हो, जब ऑब्जर्व करके फिगर से देखना हो तो हम लोग क्या चीज देखते हैं कि वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी वो फास्ट रीजन होगा और जिसकी वेवलेंथ करीब करीब होगी वो स्लो रीजन होगा। क्यों, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा वेवलेंथ होगी। जब फास्ट से स्लो में जा रहे हैं तो हमारी वेवलेंथ कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, ठीक है। ओके, अब डीप से शैलो वाली बात समझ आ गई हमें, डीप से शैलो वाली, ठीक है। अब आखिरी एक और चीज होती है रिफ्लेक्शन के अंदर, जो कि येट अगेन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर समझ आ गई अच्छी बात है, नहीं भी आई तो ये भी ए लेवल का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। होता क्या है, देखिए रिफ्लेक्शन जब होती है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन एम्पलीट्यूड पे भी फर्क आता है। एम्पलीट्यूड पे भी फर्क आता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि एम्पलीट्यूड विल चेंज बिकॉज एम्पलीट्यूड चेंजेस। जब फास्ट से स्लो जाते हैं हमारी एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाती है, जब स्लो से फास्ट जाते हैं हमारी एम्पलीट्यूड कम हो जाती है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो कम मॉलिक्यूल्स को मिल जाती है, वो कम मॉलिक्यूल्स को मिल जाती है। सो पर मॉलिक्यूल एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाती है। आई नो अब ये बात थोड़ी समझने थोड़ा सा मुश्किल होती है। बेसिकली बात ये एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होती है, एम्पलीट्यूड हमारी चेंज होती है। जब फास्ट से स्लो में जाएंगे, जब फास्ट में स्लो हो जाएंगे तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए फास्ट में इस तरह थे, राइट। अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स से जब ये करीब करीब हो गए, करीब करीब हो गए, मॉलिक्यूल्स कम हो गए, मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो होगा क्या कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम मॉलिक्यूल्स को मिलेगी तो पर मॉलिक्यूल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। एंड सिमिलरली जब स्लो से फास्ट जाएंगे तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे, एनर्जी डिवाइड हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कुछ सिनेरियोज हैं जो अगेन ड्रॉ मैं इस तरह नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बोर्ड वगैरह नहीं है। इसके अंदर बहुत
मुश्किल से ड्रॉ होता है, ठीक है। सो ये मैंने कुछ फिगर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना। पहली तो बात मैंने आप लोगों को समझाई हुई ना, डीप है, ये एक डेंसर मीडियम आ जाएगा, शेलो, फिर ये डीप आ जाएगी, फिर प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म्स अक्सर आ जाते हैं। तो ये सारे फिगर्स को आप लोग एक दफ़ा स्टडी कर लें। इनको बनाने का तरीका क्या होता है, स्टेप्स टू ड्रॉ हमारे पास सेम है, स्टेप्स टू ड्रॉ हमारे पास सेम होते हैं जो उस वाले रिफ्लेक्शन वाले होते हैं। नॉर्मल आपको बनाने आने चाहिए, रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, किस तरह होगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल कब होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ये कुछ चीज़ें तो देखें जिस तरह ये वाली हैं थोड़ी सी मुश्किल भी हैं, लेकिन एग्जाम में काफ़ी आसान आती है। अक्सर ये ट्रायंगुलर प्रिज्म वाली तो काफ़ी आती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बस समझना है कि डीप से शैलो में क्या होगा एंड शैलो से डीप में क्या होगा, ये वाली कहानी आपने समझ ली है। आखिरी चीज़ हमने पढ़नी है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्या है, दैट व्हेन अ वेव पासेस अ गैप और when a wave passes a gap or crosses an obstacle, वो spread हो जाती है। उस फिनोमेना को कहते हैं डायफ्रैक्शन। मतलब कि जब एक वेव है फॉर एग्जांपल, ये वेव फ्रंट से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वेव है। अब ये वेव है, इधर एक हमारे पास ऑब्स्टिकल आ गया। अब जब ऑब्स्टिकल आएगा तो होगा क्या, वेव जो है हमारे पास वो स्प्रेड हो जाएगी, वो स्प्रेड हो जाएगी। तो ये बेसिकली ये समझाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। सो डायफ्रैक्शन क्या होती है, व्हेन अ वेव पासेस अ गैप और क्रॉसेस एन ऑब्स्टिकल इट स्प्रेड्स नोन एज डायफ्रैक्शन। या हम लोग सिंपली कह सकते हैं स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स आफ्टर पासिंग थ्रू गैप या ऑब्स्टिकल। तो अब देख लें हो क्या रहा है, प्लेन वेव फ्रंट्स हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट्स हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स हैं, गैप ऑब्स्टिकल आ गया, उसको जब क्रॉस किया तो वेव जो हमारी क्या होगी, क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन जो है हमारी, डायफ्रैक्शन इस तरह स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह देख सकते हैं स्प्रेड हो जाएगी। अब डायफ्रैक्शन जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक है गैप साइज और दूसरी है वेवलेंथ। गैप साइज से इनवर्स रिलेशन होता है, जितनी कम गैप होगा उतनी ज़्यादा डायफ्रैक्शन होगी और जितनी ज़्यादा गैप होगा उतनी कम डायफ्रैक्शन होगी। इनवर्स रिलेशन होता है। इसका क्या होता है, देखिए जब हमारे पास ना ज़्यादा बड़ा गैप होता है ना, देखिए हमारे पास वेव फ्रंट्स आ रही हैं और हमारे पास बहुत बड़ा गैप है, तो होगा क्या, ओहो बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। तो होगा क्या, जब बहुत बड़ा गैप होगा ना तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही होंगे, बस हल्की सी एंड से कर्व हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, हल्की सी कर्व हो जाएंगी, मतलब इतना डायफ्रैक्ट नहीं हो रही, इतनी स्प्रेड नहीं हो रही, इस तरह की कुछ कर्ली ब्रैकेट्स की तरह की वो डायफ्रैक्ट होंगी। लेकिन अगर मैं सिमिलरली गैप को कम कर लूँ, तो होगा क्या, वो लार्ज स्केल पर डायफ्रैक्ट होगी, लार्ज स्केल पर डायफ्रैक्ट होगी। अब आप इधर देख सकते हैं फिगर के अंदर ज्यादा अच्छा दिखाया हुआ है कि आप देखें कि जब इधर हम लोग हैं तो ये ऑलमोस्ट यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रही, इतनी स्प्रेड नहीं हो रही। लेकिन जब नैरो गैप है तो ये स्प्रेड अच्छी तरीके से हो रही है, इसका जो कर्व है वो भी ज्यादा बन रहा है। अब गैप साइज के साथ क्या रिलेशन है, अच्छा गैप साइज के साथ एक और रिलेशन होती है बड़े मजे की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब गैप साइज हमारी वेव लेंथ की इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं मैक्सिमम डायफ्रैक्शन अकर्स। मतलब कि गैप साइज है हमारे पास, ये गैप साइज जो है वो इक्वल हो जाए वेव लेंथ के, तो मैक्सिमम डायफ्रैक्शन अकर्स। उसमें होता क्या, जो हमारी वेव है वो 90 डिग्री एंगल पे फिक्स स्प्रेड होती है। इसकी क्या है, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जी वेव फ्रंट है, अब इसने 90 पे हुआ तो ये बिल्कुल सर्कुलर, बिल्कुल प्रॉपर इस तरह ना, बिल्कुल प्रॉपर इस तरह, जिस तरह हम लोग डी रख के नहीं करते, इस तरह प्रॉपर 90 के एंगल पे, बिल्कुल प्रॉपर 90 के एंगल पे होगा। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम, मैक्सिमम डायफ्रैक्शन। कब होती है, जब गैप साइज वेवलेंथ की इक्वल होती है, ये बस आपको याद होना चाहिए। आखिरी चीज है वेवलेंथ, सेकंड फैक्टर है वेवलेंथ। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा डायफ्रैक्शन होगी, मोर दी वेवलेंथ मोर दी डायफ्रैक्शन। हम लोग देख सकते हैं फिगर में एक्सप्लेनेशन किया हुआ, शॉर्टर वेवलेंथ है तो लेस डायफ्रैक्शन है, एंड जब लॉन्गर वेवलेंथ है तो मोर डायफ्रैक्शन है। अच्छा अब बात करने वाली है कि डायफ्रैक्शन होगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है क्योंकि सोर्स पर डिपेंडेंट है, वेवलेंथ भी सेम रहती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी और स्पीड सेम है। स्पीड क्यों सेम होती है, क्योंकि जिस फैक्टर्स पर स्पीड डिपेंडेंट है वो चेंज नहीं होती और हमारी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या है, रिफ्लेक्शन के अंदर भी कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती, डायफ्रैक्शन के अंदर भी कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती, सिर्फ रिफ्लेक्शन के अंदर हमारी स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है। अब इसके यूजेस क्या हैं, आप लोगों ने अभी तक नोटिस किया होगा कि जितनी चीजें आप लोगों को नजर आ रही है डायफ्रैक्शन का, ये डायफ्रैक्शन आप लोगों को वाईफाई के सिग्नल्स की तरह नजर नहीं आ रहा। जो आपके फोन के अंदर वाईफाई होता है, वाईफाई जो होता है उसका बिल्कुल इसी तरह का सिंबल इस तरह का नहीं होता, बिल्कुल इस तरह का। अब डायफ्रैक्शन हम लोग यूज करते हैं फॉर वाईफाई या मोबाइल सिग्नल्स
टू रीच टू रिसीवर थ्रू डाइफ्रैक्शन। इसकी कॉमन एग्जांपल पता क्या होती है कि जब हम लोग हिली एरिया में हैं, हिली एरिया में, राइट, ये हिली एरिया है और मेरा इधर फॉर एग्जांपल घर है, ठीक है। तो अब मेरे पास तो वेव्स किस तरह पहुंचेंगी, इस तरह तो नहीं पहुंचेंगी, तो ये किस तरह पहुंचेंगी, जब ये स्प्रेड होंगी, डाइफ्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होती है, वाईफाई सिग्नल्स के अंदर हमारी यूज होती है। और ये आप लोग देख सकते हैं नीचे, दैट वाईफाई या मोबाइल सिग्नल्स रीच टू रिसीवर थ्रू डाइफ्रैक्शन। ये एक ये ज़्यादा अच्छी फिगर है, जाहिर सी बात है। ये देखिए, ये रेडियो सिग्नल्स हैं, ये रेडियो सिग्नल्स हैं इधर तक, तो मतलब ये हिली एरिया है। अब ये रेडियो सिग्नल्स इस घर तक किस तरह पहुंच पाएंगे, सिर्फ डाइफ्रैक्शन के थ्रू पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो स्प्रेड होगी, जब वो स्प्रेड होगी तो उसके घर तक पहुंचेंगे। तो वाईफाई या मोबाइल सिग्नल्स को रीच करने के लिए भी हम लोग डाइफ्रैक्शन यूज करते हैं, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि वाईफाई का सिग्नल भी फोन पे इस तरह का कुछ बनता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव डिस्कस की येट अगेन। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हुई जिस तरह बाकी चैप्टर्स में हुई होगी, क्योंकि अगेन इसके अंदर सारी गेम होती है, जितनी अच्छी आप, अगर मैं बोर्ड पे फिजिकली करता तो वो ज़्यादा आसान होता, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन समझना, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जितने फिगर्स बना सकता, जितने फिगर्स मैंने मतलब लगा सका दिखाऊँ, ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।